हे गाइस, वेलकम बैक टू द टेरेस्ट्रियल टेक। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट्स के बारे में कि वो क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी प्लैनेट के या फिर किसी छोटे सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स होते हैं। सोलर सिस्टम में कई सारे नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें हर प्लैनेट के पास कम से कम एक नेचुरल सैटेलाइट ज़रूर है। जैसे कि सैटर्न के पास कम से कम 53 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और 2004 से 2017 के बीच इसके पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी था जिसका नाम था कज़ीनी स्पेसक्राफ्ट, जिसने सैटर्न और इसके मून्स के बारे में स्टडी किया। 20th सेंचुरी से पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सिर्फ इमेजिनेशन में ही मौजूद थे, पर 1957 में पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस में भेजा गया, जो कि सोवियत यूनियन ने भेजा था। इस चीज़ ने वेस्टर्न वर्ल्ड को काफ़ी शॉक में डाल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सोवियत के लोगों के पास ऐसा करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इस अचीवमेंट के बाद सोवियत यूनियन ने 3 नवंबर 1957 को एक और मैसिव सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था स्पुतनिक 2, जिसमें सोवियत यूनियन ने एक लाइका नाम के डॉग को स्पेस पर भेजा था। इसके बाद 31 जन 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया, जिसका वेट स्पुतनिक 2 के वेट का बस 2% था, मतलब सिर्फ 13 kg। स्पुतनिक और एक्सप्लोरर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच स्पेस की रेस का कारण बन गए, जो कि 1960 के एंड तक चली। इसके बाद ये सैटेलाइट्स अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स मजबूत करने के टूल बन गए, क्योंकि 1961 तक दोनों ही देशों ने ह्यूमंस को स्पेस में भेज चुका था। हालांकि बाद में दोनों के एम्स बदल गए। जहां यूनाइटेड स्टेट्स ने लोगों को मून पर लैंड कराया और स्पेस शटल तैयार किया, वहीं सोवियत यूनियन ने पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 को 1971 में लॉन्च किया। इसके बाद तो सैटेलाइट्स की लाइन लग गई और सैटेलाइट्स को कई सारे अलग अलग कामों को आसान करने के लिए स्पेस पर भेजा जाने लगा। कुछ सैटेलाइट्स ने जहां टेलीकम्युनिकेशन और लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट को हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बना दिया, तो वहीं कुछ सैटेलाइट्स के कारण हम आज इंटरनेट सर्विस यूज़ कर पा रहे हैं। अब जानते हैं कि सैटेलाइट्स कैसे वर्क करते हैं। सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पावर सिस्टम, जो कि सोलर या फिर न्यूक्लियर हो सकता है। दूसरा कंट्रोलर, जो कि उसके एल्टीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा एंटीना, जो कि इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिट या रिसीव करने के काम आता है। और चौथा और आखिरी पेलोड, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए, जैसे कोई कैमरा या फिर पार्टिकल कलेक्टर। अब यहाँ 2 क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट्स वापस अर्थ पर क्रैश क्यों नहीं होते, और अगर स्पेस में इतने सैटेलाइट्स हैं तो वो आपस में कैसे नहीं टकराते। तो चलिए इसका भी जवाब जानते हैं। सैटेलाइट्स को एक ऐसे प्रोजेक्टाइल या ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में समझा जा सकता है जिसमें सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, वो है ग्रेविटी। टेक्निकली कोई भी चीज़ जो कि 100 किलोमीटर यानी 62 माइल्स ऊंचाई पर मौजूद कार्बन लाइन को पार कर देती है, उसे स्पेस में होना माना जाता है। और किसी भी सैटेलाइट्स को वापस अर्थ में गिरने से रोकने के लिए उसकी स्पीड 5 माइल्स पर सेकेंड होना ज़रूरी है। यदि कोई सैटेलाइट इससे कम स्पीड पर घूम रहा है तो वो अर्थ पर क्रैश हो जाएगा। जो सैटेलाइट्स अर्थ के बहुत पास ऑर्बिट कर रहे होते हैं उन्हें क्रैश होने का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स का ड्रैग उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। और जो सैटेलाइट्स अर्थ से दूर ऑर्बिट करते हैं उनके आसपास कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए उन्हें कम खतरा होता है। ये तो बात हो गई कि सैटेलाइट्स अर्थ पे क्रैश होने से कैसे बचते हैं। अब देखते हैं कि ये आपस में टकराने से कैसे बचते हैं। आज अर्थ की ऑर्बिट में 500,000 से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें एक पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट से लेकर एक फुल फ्लेज सैटेलाइट्स के साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी स्पीड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पर आवर है। इन सब में से कुछ फ्रैक्शन ही सैटेलाइट्स यूजेबल हैं, यानी बाकी सारी चीज़ें स्पेस जंक हैं, और इन्हीं स्पेस जंक की वजह से कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेस एजेंसीज़ को जब भी कोई चीज़ स्पेस में लॉन्च करनी होती है तो उन्हें ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरीज़ को केयरफुली कंसीडर करना पड़ता है।
सारी स्पेस सर्विलेंस एजेंसीज ग्राउंड से ऑर्बिटल डेब्रिस पर नज़र रखते हैं और यदि किसी सैटेलाइट को किसी स्पेस जंग से टकराने का खतरा होता है तो वो बाकी एजेंसीज को अलर्ट करते हैं। इतना सब करने के बाद भी कोलिजन के चांसेस बने रहते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है 2007 में चाइनीज़ द्वारा परफॉर्म किया गया एंटी सैटेलाइट टेस्ट, जिसकी वजह से 2013 में एक रशियन सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गया और 2013 में ही इरिडियम 33 और कॉस्मोस 251 में कोलिजन हुआ था, जिसने स्पेस जंग का एक क्लाउड बना दिया। पर अब एजेंसीज इन स्पेस जंग को कम करने के मेजर्स पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि किसी तरह से डेड सैटेलाइट्स को वापस बुला लिया जाए तो ये कम हो सकता है, और कुछ का मानना है कि हम डेड सैटेलाइट्स को रीफ्यूल करके उनका वापस से ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।